हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले इजराइल और ईरान के बारे में, जो कि हाल फिलहाल के समय इन दोनों का युद्ध जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इसका इतिहास जो है थोड़ा पुराना है। आज हम उसको जानने का कोशिश करेंगे, फिर हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन का और अमेरिका का यहाँ क्या हाथ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इजराइल कब अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया उसके बारे में। और फिर हम बात करेंगे कि अमेरिका का एंगल अभी किस प्रकार से हो गया है, जिसके कारण कि वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाह रहा है और जिसके कारण कि आज का वॉर जो है हम देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हाल फिलहाल में जो इजराइल और ईरान का जो वॉर है बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जा रहा है। इसका एक अपना इतिहास है। यहाँ पर अगर आप इजराइल के इतिहास की बात करें तो इजराइल जब 1920s के आसपास बना था, वो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, जहाँ पर ब्रिटेन जो है फ़िलिस्तीन में कब्जा कर चुका था और ब्रिटेन के अंदर ही फ़िलिस्तीन आता था। और 19 सेंचुरीज के आते-आते यूरोप में एंटीसेमिटिज्म का दौर आया, जिसके कारण कि ज्यूइश के खिलाफ जो है नफरती माहौल बनना चालू हुआ। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के आते-आते जो है ज्यूइश होलोकॉस्ट देखा गया, जो कि हिटलर के ज़माने में हुआ था। इस होलोकॉस्ट के बाद जितने भी ज्यूइश हैं उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट चालू कर दिया जिसको कहा जाता है जियोनिज्म, जिसके कारण ज्यूइश पीपल लोग जो है अपना खुद का नेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ब्रिटेन ने उसे अलाउ किया और जितने भी ज्यूइश थे धीरे-धीरे करके फ़िलिस्तीन जाते गए और फ़िलिस्तीन में जाके उन्होंने स्टेट ऑफ इज़राइल का गठन किया, जिसको कि आज के समय हम इज़राइल के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हम लोग ब्रिटेन को जानते हैं, ब्रिटेन का इतिहास जो है बहुत खराब है। ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया में जब ब्रिटेन ने आज़ादी दी, तो वहाँ पर पाकिस्तान को क्रिएट करके इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन बना के भारत को कंट्रोल करने का काम किया। सेम इसी तरीके से ब्रिटेन की पॉलिसी ने जो है इज़राइल को और फ़िलिस्तीन को भी डिवाइड करने की कोशिश की, जिसके कारण कि फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उसके बीच में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के कारण जो है टेंशन होना चालू हो गया। अगर आप फ़िलिस्तीनियन पब्लिक की बात करें तो जनरली जो है मिडिल ईस्ट की पब्लिक है और अरब कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है, जिसको कि अरब कम्युनिटी जो है बर्बरता से सपोर्ट करने का कोशिश करती है। फिर जैसे-जैसे ब्रिटेन का ताकत जो है कम होते गया, इसकी जगह को भरने के लिए अमेरिका आया और अमेरिका जो है चाहता था गल्फ कंट्रीज़ के ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश। अगर आप हाल-फिलहाल की बात करें जहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रम्प ने डीओजी डिपार्टमेंट बना दिया, जहाँ पर कि एक्सेस फंडिंग काटने की कोशिश की ताकि अमेरिका के बजट को संभाला जा सके। वहीं पर इज़राइल को अमेरिका ने लगभग-लगभग $7 बिलियन के जो है मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पर अमेरिका की जो प्राइवेट डिफेंस लॉबी है, जहाँ पर कि कुछ कंपनी जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स, ये सब का भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका मिडिल ईस्ट में कंट्रोल रखना चाहता है, जिसके कारण कि इज़राइल को एज़ अ प्रॉक्सी बना दिया और उसे जो है डिफेंस के असला बारूद सप्लाई कर रहा है। इस बजट के कारण जो पैसा जा रहा है वो पूरा जा रहा है अमेरिकन कंपनीज़ को एज़ अ प्रॉफिट के तौर पे। अगर आप निवेशक हैं तो अमेरिका की डिफेंस कंपनी को एक बार देख सकते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है 15 अगस्त 1947 में हुआ था, जहाँ पर कि हमने इंडिपेंडेंस जो है ब्रिटेनों से ली थी। लेकिन उसी जगह अगर इज़राइल की बात करें तो उन्होंने ब्रिटेन को हरा के अपनी विक्ट्री ली थी, ठीक 1 साल बाद। और इज़राइल की अगर वॉर की बात करें तो उसका एक बहुत अपना इतिहास है। इज़राइल में पहली बार जो है 1949 में ही अरब-इज़राइल का वॉर हुआ, जिसके कारण कि कई सारी कंट्रीज़ जो कि सिम्पैथाइज़ कर रही थी फिलिस्तीनियन अरब लोगों को, वो फाइट की थी। फिर उसके बाद 1967 में सिक्स डे वॉर आया, जिसके कारण कि इज़राइल जो है जीत गया और धीरे-धीरे करके इज़राइल जो है वेस्ट बैंक और गाज़ा की ज़मीन को कब्जाता गया। अब ये इज़राइल की अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये एक प्रकार से होली लोकेशन में लोकेटेड है, जहाँ पर कि इस्लाम का और जैदुइज़्म का उदय हुआ है। उसके बाद 1973 में रमज़ान के समय जो है इज़राइल ने वॉर लॉन्च किया, जिसके कारण हर समय मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे 2022 के आते-आते जो है इज़राइल में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ, वहाँ डेमोक्रेसी आई, फिर वहाँ की इकोनॉमी बढ़ते गई और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होते गया। लेकिन हाल-फिलहाल में अगर आप 2020 के बाद देखें, तो इज़राइल-फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। कुछ जगह पर यह भी कहा जाता है कि नेतन्याहू जो है थर्ड पार्टी से पैसा सप्लाई करके हमास को प्रोवाइड किए ताकि वो मिसाइल दाग सके। क्योंकि नेतन्याहू की सरकार जो अपने आप में डिस्टेबलाइज़ होती है और वॉर ऑफ क्रिमिनल हो जाते हैं। यहाँ पर अब अमेरिका का भी एंगल समझ में आता है,
क्योंकि अमेरिका जो है चाहता है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी में अगर आप कितने न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उसकी जाके देखने की कोशिश करें, तो वहां पर बस ईरान ही एक ऐसा कंट्री जो कि चाहता है कि जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर बम बना सके। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि ईरान का देश जो है पूरा अमेरिकन मिलिट्री बेस से सराउंडेड है, और दूसरा इजराइल जा जाके हमला कर दे रहा है, ताकि वो जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, ताकि उसका भी दबदबा बन सके और उसके ऊपर कोई दिक्कत ना हो सके। और इस ईरान के इरादे को जो है हर बार इजराइल काउंटर करने की कोशिश करता है, और अमेरिका भी। और यहाँ पर इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया जब पहली बार अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था, तो वहाँ पर अमेरिका भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद थोड़ी समय बाद जब इंडिया न्यूक्लियर आर्म देश बन गया, तो पाकिस्तान को भी जो है न्यूक्लियर आर्म्स जो है प्रोवाइड कर दिया गया, और वहाँ पर भी न्यूक्लियर मिसाइल तेज कर दिया गया, और वहाँ पर अमेरिका की हिपोक्रेसी सामने में नहीं आई। तो जैसे कि हाल फिलहाल में आप इजराइल की अगर आप बात करें, तो इजराइल ने पहले जाके बम धमाका किया, जिसके कारण कि न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई सारे लोग जो हैं मर गए। और ईरान जो है इसी डर से कई समय से जी रहा था, जिसके कारण कि जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था। लेकिन हाल फिलहाल के समय ईरान ने भी रिटेलिएट करने का कोशिश किया, और ईरान ने अपने मस्जिद के ऊपर जो है लाल झंडा उठा दिया, जिसका क्लियर कट संकेत था कि ईरान जो है फुल फ्लेजिड वॉर में कूद चुका है। और ईरान के इस मैसेज को देखते हुए इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो ग्रीस चले गए अपनी कंट्री को छोड़ के। और उसके बाद ईरान लगातार कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा कई जगह बोला जा रहा है, कई मीडिया एस्टिमेट्स में, कि लगभग 100 ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की इजराइल को। और फिर कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल जो है इजराइल में छोड़े गए, और इजराइल तरफ से भी कई सारे मिसाइल आ रहे हैं। यहाँ पर इस वॉर में जो है इंफॉर्मेशन वारफेयर भी बहुत स्पीड से चल रहा है। जैसे कि इजराइल की तरफ से ज़्यादा चीज़ें दबाई जा रही हैं, ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। जो भी ईरान की तरफ से आ रहा है वो ट्विटर में मिल रहा है या तो वॉर न्यूज़ में मिल रहा है। लेकिन उसी जगह अगर आप इजराइल की बात देखें तो कई सारे न्यूज़ आउटलेट में इजराइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो वॉरफेयर चल रहा है, इसमें हमने थोड़ा रिसर्च किया, तो इजराइल जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत आगे निकलता जा रहा है। जहाँ पर कि इजराइल ने अपने लोगों को कहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली बताया ना जा सके। यहाँ पर इस वॉर से कई लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे कि अगर निवेशक की बात करें जो कि टन्स ऑफ कैश लेके बैठे हैं, उनको चीप वैल्यूएशन में मार्केट में पैसे डालने का मौका मिल रहा है। और दूसरा जो डिफेंस लॉबी है वो बहुत प्रॉफिट कर रही है अपना हथियार बेच के। और यहाँ पर इक्विटी मार्केट में एक सबसे बड़ा रिस्क ये भी आ जाता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का इलाका है, जो कि इजराइल और पूरे अफेक्टेड एरिया के आसपास है, वहाँ पर से लगभग 20% ऑफ सप्लाई जो है कच्चे तेल की होती है। तो जैसे कि कच्चे तेल की सप्लाई में थोड़ा भी गिरावट आती है, जिसके कारण ऑयल का प्राइस जो है हाल फिलहाल के समय में खौलना चालू हो चुका है, और 65 से 75 के आसपास जो है जाना चालू हो चुका है। अगर ये वॉर ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है तो कुछ एस्टिमेट्स और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि ये जो ऑयल का प्राइस है वो लगभग $120 के आसपास भी जा सकता है। जो कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इंडिया के फिजिकल डेफिसिट में इसकी मार पड़ेगी, और इंडिया का बाजार जो है कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पर अगर स्पेसिफिक कंपनी की बात करें तो अडानी पोर्ट्स, जिन्होंने हाल फिलहाल में जाके हाइफा पोर्ट में एक्विजिशन किया था, उसके ऊपर भी ये रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे कई सारे रिस्क है, एज अ इक्विटी निवेशक हमें देख के चलने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।